तो प्यारे बच्चों, आप सभी का टीके जैक बोर्ड में स्वागत है। आज हम सभी हिंदी बी की मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है और यहाँ के पर्यटन स्थल इसकी समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एकता का देश है और यहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल है वो इसकी समृद्ध संस्कृति और इसके इतिहास को शो करते, इसका हिस्ट्री को शो करते हैं। और तो और जो राजस्थान है, राजस्थान का जो जयपुर है वो अपनी राजसी हवेलियों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। जो राजस्थान जो जयपुर है वो अपनी राजसी हवेलियों के लिए, बड़े बड़े किलों के लिए फेमस है। तो वही उत्तर प्रदेश का आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का घर है। ताजमहल भी एक जो है, जो आगरा में स्थित है, वो भी एक बहुत बड़ा समृद्ध है, एक प्रसिद्ध जगह का नाम है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ की डल झील और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। मतलब कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ की जो झील है, जो बर्फ़ों से ढकी हुई पहाड़ें होती हैं, वो सब एक मंत्र मुग्ध कर देती है इसके पर्यटकों को और इंटरेस्टिंग बना देती है कश्मीर को। केरल अपने हरे भरे प्रदेशों, बैक वाटर और आयुर्वेदिक स्पा के लिए लोकप्रिय केरल जो है वो अपने हरे भरे प्रदेशों के कारण, बैक वाटर और आयुर्वेदिक जो स्पा होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है वहाँ हम्पी के प्राचीन मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक जो है वो ऐतिहासिक धरोहर के अद्भुत उदाहरण है। मतलब दक्षिण भारत के जो हम्पी के प्राचीन में मंदिरें जो हैं और जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारक है, तो वो क्या है, एक तरीके से हिस्ट्री में ऐतिहासिक तरीके का धरोहर है और वो भी एकदम अद्भुत है। और हर साल क्या होता है, हमारे भारत में ये सारे लाखों पर्यटक इन स्थलों पर आते हैं। ठीक है, हमारे भारत के जो जितने भी फेमस जगह है, जो प्लेस है, वहाँ पे हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ के संस्कृति धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और परंपराओं से प्रभावित हो जाते हैं। हमारे देश के सांस्कृतिक धरोहर से और हमारे देश की प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ की जो परंपराएं हैं उसको देख करके वो प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं ये सब चीज़ों को देख करके हमारे भारत में। जो हमारा पर्यटन है वो ना ही केवल हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि वो हमारे देश की छवि को विश्व में उभारने का भी कार्य करता है, हमारे देश को उज्जवल करने का भी कार्य करता है। तो चलिए, हम सभी ने इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से रीड कर लिया है। अब हम इससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है। मीन्स इस पैरा के अनुसार आपको बताया गया है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है कश्मीर एंड फोर्थ ऑप्शन है हम्पी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है, हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अब हम सभी आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसमें लिखा हुआ है कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। हम सभी ने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जिसमें लिखा हुआ है हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है। हमने पढ़ा पैरा में कि जो हम्पी है और महाबलीपुरम जो है उसके स्मारक जो है उसका महत्व क्या है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्राचीन धरोहर है एक तरीके से। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपका लिखा हुआ है गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि इस पैरा के अनुसार आपका जो भारत का जो पर्यटन है वो उस पर, उसके ज़रिए भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी,
अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। एक तरीक़े से वो अर्थव्यवस्था को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है और देश का जो छवि है या फिर देश को, हमारे देश को और उज्ज्वल करता है और उभारता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों का फर्स्ट है लाइन पैरा है, पर्वतों की ऊंचाई में छुपा है सुकून, जहाँ बहती है नदियाँ अपने अनमोल जुनून। मतलब जो पर्वत है उसकी ऊंचाइयों पर, उसके हाइट पर जितना भी कुछ है वो एक सुकून छुपा हुआ है उसके अंदर, जहाँ बहती है नदियाँ अपने अनमोल जुनून, जहाँ पे नदियों के लहर बहते हैं, जिसको अनमोल जुनून कहा गया है यहाँ पे। हरे भरे जंगलों का अद्भुत विस्तार, धरती का या कोना है अनमोल उपहार। मतलब जितने भी हरे भरे जंगल है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अद्भुत विस्तार है, ठीक है, यूनिक तरीके से, यूनिक है वो। धरती का या कोना है अनमोल उपहार। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पैरा में चलते हैं अब। चमकती झीलें निर्मल जलधार, प्रकृति का हर दृश्य मन को करता पुकार। जितनी भी ये झीलें हैं यहाँ की वो एकदम चमकदार है और निर्मल जलधार है यहाँ का। प्रकृति का हर दृश्य जो है, यहाँ जो नेचर है, यहाँ का जो भी दृश्य है वो मन को पुकारता है, वो मन को करता है पुकार, वो मन को पुकारता है। मतलब एक तरीके से हम लोगों के सारे मन को खुश करता है। ये सब जितना भी हम लोग अपने भारत में, अपने प्लेस में नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, ये लोगों को देखकर, इन चीज़ों को देखकर हमें बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमारे इस देश में पक्षियों का मधुर गान, फूलों की खुशबू, ये सब मिलकर बनाते हैं धरती का जादू। यहाँ के पक्षियों का मधुर गान जब वो गीत गाते हैं और हमारे फूलों की खुशबू जो होती है, ये सब क्या है, मिलकर हमारे बनाते हैं भारत को धरती का जादू, मैजिक। चलिए हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं अब। आओ इस सुंदरता को सहज ले हम, प्रकृति के इस उपहार का मान करें हम। संतुलन बनाकर चले इस धारा पर, या हमारी कृतज्ञता होगी हर दिशा पर। मतलब कि वो बोल रहा है इस पैरा में कि चलो हम इस सुंदरता को सहज कर लेते हैं अपने अंदर, और अपने नेचर को, अपने अपने नेचुरल प्रकृति को जो यहाँ पे है, उसको एक तरीक़ा से उपहार जो मिला है हम लोगों को, उसको हम लोग अपना मान रख लेते हैं उस चीज़ का, जो हमको उपहार गिफ्ट के तौर पर ये जो प्राकृतिक मिली है, प्रकृति मिली है, जो ये नेचुरल ब्यूटी मिली है, हम लोग इसका मान कर ले एक तरीके से। संतुलन बनाकर चले इस धारा पर, संतुलन बना करके चलना है हम लोगों को इस धारा पर, बैलेंस बनाए हुए रखना है इस चीज़ को, यही हमारी कृतज्ञता होगी हर दिशा पर। तो लेट्स गो बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ से जुड़ी क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्यांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पैराग्राफ में, इस पैरा में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि इस पैरा में हम लोगों को अनमोल उपहार के रूप में बताया गया है यहाँ की पर्वत और यहाँ की नदियाँ। आपका आंसर नंबर ए होगा। यहाँ की जो पर्वत है और यहाँ की जो नदियाँ है, उनको इस देश का, इस भारत का, इस स्थान का एक तरीके से अनमोल उपहार बताया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कि आपका बताया जा रहा है कि पद्यांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है। आपका इस पैराग्राफ में जो झीलों का जल है उसको कैसा बताया गया है। तो हम सभी ने पढ़ा है कि झीलों का जो पानी है, झीलों का जो जल है, उसको निर्मल और चमचमाता हुआ बताया गया है। मीन्स हमारा यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मल और चमचमाता। मतलब कि झीलों का जल साफ सुथरा और एकदम चमचमाता हुआ, चमक वाला पानी। ठीक है, चलिए तब हम सभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन है, पक्षियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर में, इस पैरा में आपको क्या संदेश दिया गया है, क्या एक तरीके से क्लू दिया गया, पॉइंट दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें।
पक्षियों और फूलों के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रकृति है, जो हमारा नेचुरल ब्यूटी ब्यूटी है, उसकी सुंदरता का हम लोग अनुभव करें, उसको महसूस करें और उसका आनंद लें। चलिए प्यारो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, धरती का जादू किसे कहा गया है? मतलब कि इस पैरा में आपको धरती का जादू किसे कहा गया है, मैजिक वर्ड किस चीज़ पर यूज़ किया गया है? हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सी, प्रकृति के हर दृश्य को, हम लोगों का जो नेचुरल है, नेचर है, नेचुरल ब्यूटी जो है, जो नेचर है, उसके दृश्य को बताया गया है, प्रकृति के हर दृश्य को बताया गया है एक तरीके से कि वो धरती का जादू है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम सब चलते हैं खंड खा मीन्स व्याकरण में। तो आपका व्याकरण में है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बाल कृष्ण। बाल कृष्ण, बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद अगर उसको जोड़ करके प्लस करके अगर उसको हम लोग दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल जोड़ कृष्ण। बाल जोड़ कृष्ण, बाल कृष्ण। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सूर्य, सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य का एकार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, भास्कर। सूर्य का एकार्थी शब्द क्या होगा? भास्कर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है नभ। नभ शब्द का कौन सा अर्थ सही है? आपका जो नभ शब्द है उसका कौन सा अर्थ सही है, मीन्स उसका कौन सा मीनिंग सही है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम सभी जानते हैं नभ शब्द का अर्थ होता है आकाश, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आप गौर कीजिए, पुस्तकालय, पुस्तक आलय। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए, आलय, क्योंकि पुस्तकालय में अगर हम लोग इसको तोड़ के पढ़ते हैं तो पुस्तक आलय, पुस्तकालय। ओके, तो चलिए अब हम सब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में है आपका असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग हम लोग उसको बोलते हैं जो शब्द हम सबसे फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, वो उपसर्ग कहलाता है। तो हमारा असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आ सत्य का फर्स्ट वर्ड ए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है राम स्कूल जा रहा है। वाक्य में राम स्कूल जा रहा है में वाक्य में जा रहा क्या है? राम स्कूल जा रहा है मतलब वो कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है। तो राम स्कूल जा रहा है में हमारा जा रहा है कौन सा ये कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया, क्योंकि जा रहा है वो एक काम कर रहा है, वो एक कार्य कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। आपका क्वेश्चन नंबर 15 में बताया जा रहा है वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ। वाक्य की रचना क्या है? यहाँ पे देखिए आप, वो अच्छा गाता है ये आधा सेंटेंस है, आधा वाक्य है। जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ ये पूरा सेंटेंस है, और यहाँ पे जबकि लगा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो एक तरीका से मिक्स किया हुआ है। तो हम लोगों का इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य, क्योंकि ये मिक्स है। वो अच्छा गाता है ये हाफ सेंटेंस है, और जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ ये फुल सेंटेंस है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में आपका है राजमाता। राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? हम लोग इसको तोड़ करके भी पढ़ सकते हैं, राजमाता। तो ये एक तरीके से किस प्रकार का समास हुआ? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है नाक में दम करना। मुहावरे का क्या अर्थ है?
मतलब ये जो नाक में दम करना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, जिसमें लिखा हुआ है बहुत परेशान करना। नाक में दम करने का अंत मुहावरा होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही ज़्यादा किसी को परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपका क्वेश्चन है उपकार। उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका उपकार शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार का विलोम अपकार। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपका है खाना। खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो जो खाना शब्द है वो किस प्रकार का क्रिया है, किस प्रकार का वर्क है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाचक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी असफल हो गया। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो वह पढ़ाई कर रहा था, ये भी एक तरीका से पूरा फुल सेंटेंस है। फिर भी वह असफल हो गया, ये भी एक तरीके से पूरा फुल सेंटेंस है। हम सभी जानते हैं कि साधारण वाक्य वो होता है जैसे कि राम ने खाना खा लिया। संयुक्त वाक्य ये होता है कि दो सेंटेंस एक साथ हो, बट दोनों सेंटेंस पूरा हो, फर्स्ट सेंटेंस भी पूरा हो और सेकेंड सेंटेंस भी पूरा कंप्लीट हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, संयुक्त वाक्य, क्योंकि वह पढ़ाई कर रहा था, ये भी पूरा सेंटेंस है, फिर भी वह असफल हो गया, ये भी पूरा सेंटेंस है। तो वो एक तरीका से क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। हम लोग आते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन में, जो कि आपके बुक से लिया गया है, जो कि आपके बुक से लिया गया है। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको ये गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस गद्यांश को पढ़ करके भी आंसर दे सकते हैं, और अगर आपने बुक पढ़ा है तो इस गद्यांश को बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। आपका क्वेश्चन नंबर 21 में है, गाँव के युवक का नाम क्या था? आप जैसा कि देख रहे हैं सेकेंड पैरा में देखिए, सेकेंड लाइन में देखिए, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, उसका नाम तारा था। तो आपका गांव के युवक का नाम क्या है पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तारा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास के एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था पास में, और उस युवक का नाम क्या था? तारा। आप सभी देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तारा किस प्रकार का व्यक्ति था? आपका जो ये तारा नामक युवक है जो वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। आप सेकंड पैरा में देख रहे होंगे, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। कौन युवक रहता था? शक्तिशाली युवक। तो आपका होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली और नेक। तो तारा जो था वो किस तरह का व्यक्ति था? शक्तिशाली और नेक। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। आपका 23 में है, तारा की प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या था? तारा जो था वो प्रचलित कैसे था? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए तारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। फिर यहाँ आप देखते हैं सदैव दूसरों की सहायता के लिए वो तत्पर रहता था। मतलब तारा जो है वो एक मददगार व्यक्ति था और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, अवेलेबल रहता था। उसके इस त्याग की वजह से वो चर्चित था। जो तारा था वो किस वजह से? अपनी मददगार स्वभाव की वजह से, बिहेवियर की वजह से, और लोगों के लिए खुद को त्यागता था, खुद की कुछ ख्वाहिशों को त्यागता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही चर्चित था। तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर होगा बी, जो कि इसका आंसर है उसका त्याग और मददगार स्वभाव। आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला? तारा की प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो हम सभी जान गए हैं कि तारा जो था वो एक मददगार व्यक्ति था और बहुत ही नेक व्यक्ति था। तो तारा जो था वो किस प्रकार से प्रसिद्ध था, किस प्रकार से चर्चित था? उसको ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका त्याग और मददगार स्वभाव के कारण से। क्वेश्चन नंबर आपका है 24,
लोग किस समय ततारा को स्मरण करते थे? लोग किस समय ततारा को याद करते थे, उसका स्मरण किस टाइम करते थे? तो ततारा जो था एक तरीके से वो मददगार व्यक्ति था, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसीबत के समय। ततारा को लोग किस टाइम याद करते थे? मुसीबत के समय, जब उनके पास प्रॉब्लम्स आती थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 है, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? आपका जो ये गद्यांश से, आपका जो ये पैराग्राफ दिया हुआ था, पैरा दिया हुआ था, वो किस चैप्टर से, किस गद्यांश से लिया गया है? तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्तारा वामिरो की कथा। तत्तारा वामिरो कथा से ये गद्यांश लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो आपका यहाँ पे पैरा दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मेरा तृण करो अनुदीन तुम, या मेरी प्रार्थना नहीं बस इतना होए करुणामय, तरने की हो शक्ति अनमय। आप ये सारा पैराग्राफ पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इससे जुड़ी क्वेश्चन आंसर का आंसर देना है। सो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इस पैराग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका कवि क्या प्रार्थना नहीं करता? तो हम सब देखते हैं, आइए हम लोग वापस आते हैं इस पैरा में। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, मेरा त्राण करो अनुदीन तुम, या मेरी प्रार्थना नहीं बस इतना होए करुणायम, तरने की हो शक्ति अनय। मतलब जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि अपने भगवान से, अपने गॉड से, कि वो उससे सुख नहीं मांग रहे, उससे कुछ ऐसा नहीं मांग रहे, बस उससे इतना मांग रहे हैं कि हमेशा ऊपर वाले का हाथ हो उसके सर पे, और उसमें इतनी शक्ति आए कि वो किसी भी संकट को एकदम बर्दाश्त कर ले। मतलब शक्ति इतना आ जाए उसमें कि वो हर संकट, हर प्रॉब्लम को अपने अंदर बर्दाश्त कर ले और उसको सॉल्व कर ले। और वो बोल रहे हैं कि गुरु भगवान से अपना कि वो करुणायम तो है ही, बस उनको इतना शक्ति चाहिए। वो अनुदीन का प्रार्थना नहीं मांगते, वो बस इतना मांगते हैं कि जो भी संकट आए, जो भी प्रॉब्लम आए, बस उनको उसको झेलने की, उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी उनमें होनी चाहिए। तो आइए हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए, अनुदीन त्राण करने की। तो कवि क्या प्रार्थना नहीं करता? अनुदीन त्राण करने की। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 27। कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है? कवि जो है उसकी प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है? कवि ने इस प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, निर्भयता से भार वहन करने की शक्ति। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्भयता से भार वहन करने की शक्ति। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका क्वेश्चन है, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? जो राइटर है रविंद्रनाथ ठाकुर, वो सुख के दिनों में, वो अपनी खुशियों के दिनों में क्या चाहता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर का मुख पहचानना। क्या होगा आपका आंसर? ईश्वर का मुख पहचानना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्वेश्चन है, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है? जो राइटर है रविंद्रनाथ ठाकुर, वो दुख के समय में, अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम में किस भावना से बचने की बात करता है? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संशय। वो किससे बचने की बात करता है? संशय से। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 30 में। आपका है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि है। इस जो पोयम है, ये पैराग्राफ जो है, तो इसके कवि कौन है? आपका आंसर होगा इसके कवि है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है इसके कवि? रविंद्रनाथ ठाकुर।